नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिलीप पटेल। हमारे भारत देश के जो मुख्य राज्य है महाराष्ट्र, उनमें कुछ चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसी मुद्दे पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएसटीवी के वरिष्ठ पत्रकार एवं अनिल भाई पटेल। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दिलीप भाई नमस्ते। तो अनिल जी, महाराष्ट्र के लिए सीएसडीएस के जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के लिए क्यों सेटबैक है? देखिए, जो CSDS जो है लोक नीति, वो हमेशा इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में अपने हिसाब से वो राजनीतिक सर्वे करता है, लोगों से बातचीत करता है, उसका विश्वसनीयता भी अच्छी है। आपको पता होगा कि उसने हरियाणा के नतीजों के बाद सचोट जो उसने सर्वे की, उसमें बताया था कि किस तरह जाट नॉन जाट हुआ, कौन सी जाति ने किसको ज़्यादा वोट दिया, वो पूरा उसने कैलकुलेशन किया था। तब जाके लोगों को लगा कि नहीं, भाजपा ने जो माइक्रो प्लानिंग किया था उससे उसको जीत मिली। हालांकि ईवीएम एक फैक्टर है, लेकिन साथ में जातिगत भी चीज़ें उसने सर्वे की, तो उस हिसाब से चीज़ें हैं। अब महाराष्ट्र का जो उसने परिणाम दिए हैं, या जो उसने अपना जो सर्वे किया, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं आपको, तो तकरीबन अलग अलग मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, उसको लेकर उसने सर्वे किया। तो अभी जो आया निकल के, लगभग 26 से 28% लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम का सबसे फेवरेट चेहरा हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो 19 से 20% ऐसे लोग हैं जो सीएम चेहरा पसंद करते हैं। 15 से 16% जो लोग हैं वो फडणवीस को पसंद करते हैं। और हालांकि जो अजीत पवार हैं उनके लिए भी कुछ लोग हैं, और शरद पवार हालांकि तो कहीं मार्केट में नहीं है। मतलब साफ है कि अगर आप शरद पवार और उन दोनों को मिला के जोड़ लो, तो कम से कम 35-36% लोग ऐसे हैं कुल मिला के, जो एक बड़ा चंक है जो पसंद करता है कि जीतें वो। यानी कि अब उद्धव ठाकरे पर ये दारोमदार है कि वो पूरे इस सर्वे के हिसाब से कैसे अपनी गोटी बैठाते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाते हैं, कैसे लोगों को ये एहसास कराते हैं कि हमारे पिताजी की पार्टी, या यूँ कहें कि हमारी जो लेगेसी थी, उसको कैसे भाजपा ने तोड़ा, हमसे कैसे वो धीरे धीरे हमको ख़त्म करने जाने का प्रयत्न करती थी, कैसे वो बीएमसी चुनाव नहीं करा रही थी, कैसे हमारे लोगों को उसने तोड़ा, कैसे उसने सरकार बनाई, इलीगल सरकार बनाई, और इलीगल सरकार चलाई उन्होंने। और हमने जो काम किए थे, चाहे वो कोरोना में हो, सबसे अच्छा जो सीएम का उनको पद मिला, मतलब इनाम भी मिला था। ये सब चीज़ें जो दिलीप भाई, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। बात ये भी है कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर, साथ में मुंबई में जो धारावी वाला मुद्दा है उसको लेकर, ये सब मुद्दा उनको अब चलाना होगा, ताकि लोगों को बता सकें कि किस तरह गुजराती वस्तित मराठी, या जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी का पुतला गिरना हुआ, चाहे वहाँ भ्रष्टाचार अलग अलग जगह पर जो चीज़ें हुई वो सब बताएंगे, किस तरह रोड कंस्ट्रक्शन में हुआ, किस तरह अलग अलग चीज़ों में हुआ। और जातियों को लेकर अगर बात करें तो ओबीसी और जो आदिवासी है वो कैसे कुछ हो रहा है। सीएसडीएस का एक बात ये भी आ रहा है कि वहाँ पर देखिए, मराठा, मुस्लिम और महार यानी एसटी, ये तीनों का मिला के लगभग 47% होता है वोट शेयर। और तीनों का ये बात माना जा रहा है कि जो तीनों हैं इस बार जो है वो उद्धव ठाकरे को वोट देंगे या दे रहे हैं। इस बार जो वोट पड़े हैं लोकसभा में, आप देखिए उसमें एससी ने भी इसको इनका अच्छा वोट दिया, मुस्लिमों ने 51% मुस्लिमों ने वोट दिया है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के साथ आए हैं, वो एनसीपी के साथ आए हैं, उनका चेहरा उन्होंने सेक्युलर किया। जबकि वो शिवसेना अकेले चलाते थे और बीजेपी के साथ थे, तो उनको मुस्लिम वोट नहीं देते थे, उनको जो सवर्ण वोट थोड़े मिलते थे, लेकिन उनको जो ओबीसी में से भी अमुक लोग वोट नहीं देते थे। लेकिन अब धीमे धीमे गरीब तबका उनके पास आया, मुस्लिम उनके पास आया, तो अब उन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी टिकटों का वितरण किस तरह करें, वो कैसे लोगों में विश्वास दिलाएं कि ना, मैं ही सीएम चेहरा हूँ और मैं जीतूंगा और मैं आके फिर से आप लोगों की मदद करूँगा। वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, मुझे पता है। वो लोग कहते हैं कि वो फोटोग्राफर थे, उनके लिए जब ये कही गई कि अब ये नहीं चलेंगे, चाहे राज ठाकरे वाला इशू हो, चाहे जब जो बाला साहब ठाकरे उनका गुजरना हो, चाहे सीएम के बाद वो कैसे उभर के आए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अभी सर्वे जो आया है लोक नीति वाला, वो भाजपा के लिए बेहद खतरनाक है। भाजपा के पास 3 चेहरे हैं। आप ये मान के चलिए
कि भाजपा जो है वो ओबीसी विरोधी वहाँ मानी जा रही है, क्योंकि 3% ब्राह्मण को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो देवेंद्र फडणवीस उनका चेहरा है। मराठा चेहरा है कौन? तो एकनाथ शिंदे, लेकिन मराठा पूरी तरह से उनके साथ नहीं है, मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा। कट्टर हिंदू हैं, उसमें शिवसेना जो उद्धव की है वो शायद सेंध गा सकती है। अब ये सब चीजें हैं। साथ में अजित पवार, अजित दादा पवार की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हालत खराब हो तो उनकी है। अब देखिए हो क्या रहा है वहां पर कि अजित पवार के सामने जो काम अजित पवार ने अपने चाचा के साथ मतलब शरद पवार के साथ उसके भतीजे से गद्दारी की, उन्होंने इस तरह से सेट किया है शरद पवार ने कि अब अजित पवार के भतीजे योगेंद्र को उन्होंने उसके सामने खड़ा कर दिया है। साथ में जो एक गणेश नायक नाम के व्यक्ति जो बीजेपी के नेता हुआ करते, उनके लड़के को उन्होंने टिकट दे दिया, मतलब शरद पवार की पार्टी में जाके टिकट लड़ रहे हैं। मतलब ये सब सारी बातें, और मैंने कहा कि जो सर्वे हैं वो सर्वे से बीजेपी की नींद उड़ गई है। अब खाली उद्धव ठाकरे को करना क्या है, तो उद्धव ठाकरे को बताना है कि भैया सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मैं हूँ, और अपने लोगों को ठीक से टिकट देना है ताकि वो कहीं बीजेपी की बी टीम ना बने, और कांग्रेस के साथ या दूसरी जो गठबंधन के साथ में कोई विवाद नहीं करना है। चुपचाप अपना अच्छी तरीके से जो उनको दिया गया है मसाल उनको, क्योंकि उनके पास से तो जो उनका सिंबल था वो छीन लिया गया है और एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। तो उनकी जो मसाल, जो चुनाव चिन्ह, उसको लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग उनको वोट दे सकें। मतलब एक तरफ जाति का जो समीकरण है वो भी इनके साथ आया है, और लोकप्रियता की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं वो उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं। इसी से बीजेपी की जो नींद है वो उड़ गई है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा, हालांकि बीजेपी अपने हिसाब से सब कुछ मेहनत कर रही है, माइक्रो प्लानिंग कर रही है, माइक्रो प्लानिंग के साथ में पैसे खर्च कर रही है, योजना बना रही है, अब आरएसएस काम पे लगी है, छोटी छोटी पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए, या आईआईएम जो है उसको कैसे मैदान में लाया जाए और वोट तोड़े, सेकुलर पार्टी के रूप में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वो कैसे सिमट गई है, उसको कैसे फिर से बीच में ला के वो सब मेहनत हो रही है। लेकिन ये सर्वे जो बताता है कि जो दलित है या आदिवासी है या ओबीसी है और मुस्लिम है, मराठा है, ये सब मिलके जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है, नहीं, ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे कमजोर हैं, लेकिन वो विदर्भ में कुछ जगह पर कम मजबूत हैं, बाकी जगहों पर नहीं। अब ऐसी जगहों पर जहां एकनाथ शिंदे मजबूत हैं वहां कैसी गोटी फिट किया जाए। अब देखिए, एकनाथ शिंदे के सामने जो आनंद दिघे थे, जो एकनाथ शिंदे के गुरु थे, उनके भतीजों को टिकट या उनके बेटे को टिकट उनके सामने दिया गया है। मतलब शिवसेना भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो भी इसी तरह की उम्मीदें उतर रही है। अब खाली देखिए, अगर आप सीट शेयरिंग को लेके कहेंगे तो अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है दोनों पार्टियों में कितनी, लेकिन ये है कि लोग अपनी गोटियां बैठाने में लगे हैं। अब पूरा शिवसेना पर दारोमदार है। देखिए शिवसेना, हाँ, जो शरद पवार हैं वो चाहते हैं कि भले उनको थोड़ी कम सीट मिले, लेकिन हालांकि उनको 50 सीट के आसपास पहुंच ही गए हैं, पोर्टफोलियो हमको मजबूत मिले। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो CSDS का जो ये सर्वे आया है, ताज़ा सर्वे, उसके कारण अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद जो है बिल्कुल हराम हुई। तो अमित शाह ने क्यों कहा है जो मौजूदा मंत्री है उन्हें टिकट नहीं देंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में आपने देखा होगा 11 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 9 हार गए थे, 9 हार गए थे। उसी तरह आप चले जाइए राजस्थान में, तो वहां भी यही हालत थी। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश सरकार, उसमें भी मंत्री, मतलब उनको लगता है कि जो मंत्री होता है उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी होता है, लोगों की नाराजगी होती है, क्योंकि मंत्री पूरा काम कर पाता नहीं, अपने क्षेत्र में जा पाता नहीं, इसके कारण लोगों की नाराजगी बढ़ती है। इस बार भी खाली उनके कोटे में से नहीं, खाली बीजेपी के कोटे में से नहीं, लेकिन अजित पवार के कोटे में से भी और एकनाथ शिंदे के कोटे में से भी। अब मजे की बात क्या है, अजित पवार के कोटे में से जो लोग आए हैं उनको लोग गद्दार कह रहे हैं कि भैया चाचा से उन्होंने गद्दारी की है, उनके साथ गद्दारी। एकनाथ शिंदे से गुट में से जो लोग आए या मंत्री बने उनको बोल रहे हैं गद्दारी। अब उनका कहना यह है अमित शाह का, भाई जो लोग पक्ष पलटा करके आप नए लोगों को टिकट दीजिए। क्या बोल रहे हैं? नए लोगों को, आप नए लोगों को टिकट दीजिए। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने गद्दारी की आपके लिए, अब उनको बोल रहे उनको टिकट मत दो, आप उनके बदले दूसरे को दो।
तो जो लोग गद्दारी की वो तो कल उठ के पलट के उनके साथ चले जाएंगे, भाई आपने हमारे साथ चीट किया, आपके लिए तो हम गद्दारी करके आए और आज आप हमें को टिकट नहीं देंगे। आप बीजेपी स्वयं ने 99 सीटों की घोषणा की, लगभग 75 से 80 सीट उन्होंने रिपीट किया, कुछ जगह पे बदला और दूसरों को बोल रहे हैं कि आप भाई बदल दो। मतलब इसीलिए जो सीटें हैं वो सेट नहीं हो पा रही हैं ठीक से तीनों में, खास करके उसमें देखिए महाविकास आघाड़ी के पास तो चाणक्य कौन है, चाणक्य है शरद पवार। वो समझते हैं किसको कैसे लेना है, किसको कैसे समझना है, किसको कैसे पटाना है। आज वो इतनी मेहनत, उनके पास कैंसर और डायबिटीज़ और इतनी हैवी होने के बावजूद भी आज 18 से 20 घंटे वो काम कर रहे हैं। 84 साल की उम्र है उनकी, बावजूद इसके वो सब जगह दौड़ रहे हैं और यूँ कहें कंट्रोल करके उन्होंने रखा है। अमित शाह की स्थिति क्या है कि अमित शाह बड़े भाई है, मतलब बीजेपी में बड़े भाई बन के रहना चाहती है, सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और विरोध जो मतलब जो उनके साथ जुड़ा है उसको ख़त्म करना चाहती है। आप समझो पूरी बात ये है, इसलिए न तो तीनों में गोलबंदी हो रही है, मतलब तीनों में ठीक से उनका बातचीत हो रही है या यूँ के संवादिता है, क्योंकि उन तीनों में तो शायद हो सकता है कि एकता हो गई है, लेकिन जो नीचे कार्यकर्ता है उसमें एकता भी हुई नहीं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। ऐसे देखिए बीजेपी एक जगह तो ऐसा है कि बीजेपी ने जिनको टिकट दिया वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जाके बोले कि सर उसको आपने टिकट दिया अभी नए नवेलों को और हम बरसों सेवा कर रहे हैं तो क्या हम दरी बिछाएं। आपको पता है गुजरात में ऐसा ही किया था, तो गुजरात के कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा था कि सर हम हमारे लिए भी 33% आरक्षण रखिए, बाहर से लोग लाके आपको देना है तो 33% हमारे लिए रखिए प्रभु, जिससे हमारी सीटें न चली जाए कि हम दरी और बिछाने के लिए, झंडा पकड़ने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए, वो भी मस्जिद के सामने जाके पत्थर मारने के लिए हैं, डीजे बजाने के लिए हैं, हम इसीलिए हैं, इसीलिए ऐसा बोले। मतलब यही सब कर रहे हैं। वहां बवाल इस बात को बहुत जगह पर ये चीज हो रही है, इसी कारण से वहां पर इन्होंने कहा, इसके कारण से एकनाथ शिंदे में भी उसके गुट में भी नाराजगी और अजीत दादा पवार में भी नाराजगी। तो महाउन्नति में अब भी सीटों को लेकर असमंजन की है। देखो बताओ, मैं आपको बताऊं कैसी स्थिति है। कम से कम महाविकास आघाड़ी उसमें ये तो है कि हम 85 सीट लड़ेंगे, ये तो स्पष्टता हुई। बाकी की सीट हम अब आपस में लड़ लेंगे, या उनको स्पष्टता ये भी हो गई है उनमें कि भाई हम एक ही लड़ेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं मिल के लड़ेंगे, मिल के। बाकी जो सहयोगी हमारे उनको साथ में मिल के लड़ाएंगे, ये सब उन्होंने कह दिया। वो उसमें तो स्पष्टता है उनमें। इनमें अभी तक ये लोग अपने हिसाब से घोषणा कर रहे हैं। ये समझिए 220-222 जो सीटें हैं वो एमवीए ने अपने हिसाब से घोषणा कर दी, लगभग 57 सीटों का उनका लफड़ा है, बाद में वो कर लेंगे। इन्होंने 211 सीटें घोषित कर दी, लेकिन अभी कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा मतलब महायुति में नक्की नहीं है उसको, क्योंकि भाई बीजेपी कितनी, क्या 150 सीट पे लड़ेगी क्या, तो स्पष्टता नहीं है। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो क्या 100 पर लड़ेगी क्या, तो उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। अजीत दादा पवार वो क्या 50 सीट पर लड़ेंगे क्या, तो उसमें स्पष्टता नहीं है। अपने अपने हिसाब से लोग घोषणा तो कर रहे हैं। 111-112 सीट पर इन्होंने भी कर दिया, उसने भी कुछ अब 60-65 सीट पर कर दिया है, उन्होंने भी 40-45 सीट पर कर दिया है, अजीत दादा पवार ने, तीनों ने मिलकर। लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं हो पा रही कि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर भरत भाई का नाम घोषित हो तो क्या दिलीप भाई को समर्थन करेंगे, क्या दिलीप भाई का नाम घोषित हो क्या अनिल भाई को समर्थन करेंगे क्या। चलो इन दोनों का नाम घोषित हुआ है तो बाहर जो शीतल और सुधीर बैठे हैं वो समर्थन करेंगे क्या, और चलो सबने मिलकर समर्थन किया, जो बाहर बैठे भरत भाई वो समर्थन करेंगे क्या। ये पूरा जो मकड़ जाल है इसी में फंस के अभी जो बीजेपी वो रह गई, बीजेपी और ये जो महायुति वो रह गई है कि जब तक कार्यकर्ता आपका नहीं जुड़ेगा आपस में, ऊपर जुड़ने से कोई मतलब नहीं। और कार्यकर्ता आपका जो अभी लातम जूतम पैजार कर रहा है, लड़ रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो समस्या ये है कि फिर आप कैसे जीतोगे। आपकी रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है, न तो आपको कार्यकर्ताओं में कौन सी सीट पर कब कौन घोषित हो जाए। पता चला कि वहां पर कोई लोकल जो महाविकास आघाड़ी में से कोई तैयारी कर रहा है तो ये सोच रहे होंगे चलो हम जो एकनाथ शिंदे को व्यक्ति को खड़ा करें, पता चला बीजेपी नहीं हम लड़ेंगे यहाँ। मतलब आमने सामने अभी सीटों कौन किस पर लड़ेगा स्पष्टता नहीं है, इसलिए जो कार्यकर्ता वो भी अभी ढीले पड़े हो कि भाई घोषणा हो जाए ना, बाद में तैयारी बने, बाद में प्रचार में निकले। पता चला दिलीप भाई के लिए तैयारी कर रहे, अनिल भाई का नाम घोषित हो गया और फिर वहां पे जूतम पैजार मारम मुरी हो रही है वहां। मतलब ये बहुत बार ऐसा होता है। अंत तक भाई मैंने तो ऐसा देखा है कि कई लोगों का नाम घोषित होने के बाद पटाखे फूट गए और पता चला फैक्स निकला दूसरे का व्यक्ति, भैया इसका नाम काट के हम इसका दे रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा असमंजस ये है। जबकि एमवीए की बात करें यानी कि महाविकास इंडिया गठबंधन की, उसमें 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी कोई जगह दिक्कत नहीं है।
लोगों ने स्वीकार कर दिया और प्रचार भी शुरू कर दिया शुरू कर है। दिया। अभी इनका तो प्रचार ही शुरू नहीं हुआ है, अभी राह देखा जा रहा है कि पहला टिकटों का वितरण हो जाए, कौन निकलेगा। हाँ कौन कौन निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब विश्वास का अभाव जो है वो महायुति में दिख रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में गुजराती वरिष्ठ मराठी होने जा रहे हैं, उसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है? देखिए एक बात याद रखिए, आपको पता है नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं, हाँ जी, महाराष्ट्र नहीं जा रहे हैं। सही बात। विदेश से आ गए हैं लेकिन महाराष्ट्र जाने की महाराष्ट्र हिम्मत नहीं नहीं जा हुई है। कुछ जो जानकार है वो बता रहे हैं कि अगर वो जाएंगे ज़्यादा वहाँ, अगर जाते हैं तो लोगों में एक मराठी वर्सेस गुजराती का फीलिंग आएगा। क्यों? जो मैं मानता हूँ, उनको लगता है कि बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य में से अलग हुए, बृहद महाराष्ट्र था उसमें से अलग हुए, झगड़ा करके मुंबई लिया, हाँ, उसके लिए कितने लोगों ने शहादत दी, खूना मरकी हुआ, सबको पता है ये चीज़। 1960 में कैसे हम अलग हुए, गुजरात कैसे अलग हुआ, महाराष्ट्र कैसे अलग हुआ, एक फीलिंग अभी भी है, ये बात आप समझ लीजिए। अब उसके बाद भी क्या हुआ कि कंटिन्यू गुजराती जो उद्योगपति हैं या जो गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका कब्जा मुंबई पर रहा। ये इनके इन प्रकार वहाँ के जो पॉलिटिक्स है उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहा गुजरातियों का, वहाँ की सामाजिक रीति रिवाजों में, सामाजिक कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी उनका रहा, वहाँ व्यापार पर भी उनका कब्जा रहा। इस बात की टीस हमेशा से मराठियों में ये बात क्यों रहती है। जब से नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से आए तो महाराष्ट्र में भी, अब खाली उद्धव ठाकरे को बात की, उद्धव ठाकरे पहले इन्हीं के साथ थे, समझिए। तब वहाँ गुजरातियों को कैसे बोलबाला था, अंबानी का कैसे बोलबाला था, अदानी को किस तरह धारावी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके बावजूद भी कितना सारी चीज़ें वहाँ दी गई, कैसे हुआ, वो सबको पता है। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब महाराष्ट्र में जो उद्योग लगने थे वो उद्योग आ रहे हैं गुजरात, वहाँ के लोगों को लगता है कि चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो या दूसरे कोई उद्योगों की बात हो, वो उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, मोबाइल हब की बात हो, वो आ रहे हैं गुजरात। मराठियों को ये लगता है, या यूँ कहें कि वहाँ पर एक लोकल फीवर जो फैलाया जा रहा है इस तरह के, कि भाई गुजरात जो है पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से हमारा जो उद्योग है वो गुजरात शिफ्ट हो रहा है। जो हमारे हक का चीज़ था वो अपने इन्फ्लुएंस से जो पीएम अपने यहाँ ले जा रहे हैं, मोदी अपने यहाँ ले जा रहे हैं, इससे हमारी रोजगारी पर असर पड़ रहा है, हमारे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। इसलिए देखिए कि वहाँ महिलाओं को पैसे बांटने, पुरुषों को पैसे बांटने, किसानों को फ्री बिजली देने की बात है, वहाँ पर ST SC OBC के लिए कुछ योजनाएं हैं, जो प्याज है उसका निकासी खोल दिया गया, वहाँ अलग चीजें बहुत सारी, टोल टैक्स भी माफ किया गया, हाँ बहुत इतनी सारी चीजें देने की कोशिश की, नई चीजें। लेकिन वहाँ पर कैसा है मैं आपको बताऊँ, वहाँ जब बात मराठा अस्मिता की आती है, जब बात महाराजा शिवाजी के अपमान की आएगी, तब मराठी एक हो जाएंगे, तब वो सब भूल जाएंगे कि ये टोल टैक्स हमने हमारा फ्री किया है, लाडली भाव या लाडला भाव बहनी योजना जो दिया है, ये हमको बर्तन दे रहे हैं फ्री में, ये सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हरियाणा नहीं है, ये बात तो हम समझते हैं। लेकिन मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ दिलीप भाई कि मोदी और शाह कच्चे खिलाड़ी नहीं है। भले वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, भले वो गुजरात में प्रवास कर रहे हैं, भले वो विदेश जा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान, पूरी रणनीति वो महाराष्ट्र को जीतने में लगी है। उनको पता है कि महाराष्ट्र जाने का मतलब क्या है, उनको पता है कि हरियाणा एक बार हार जाते तो चलता, उनको पता है कि एक बार आप छत्तीसगढ़ हार जाओगे तो चलेगा, उनको पता है कि एक बार जम्मू कश्मीर आप हार गए तो चलेगा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट GDP वाला राज्य, वहाँ अगर आप छोड़ते हो, आर्थिक राजधानी देश की, वो अगर आप हार जाते हो तो आपको मुश्किल ही पड़ेगी। इसलिए गुजराती जो भी धन्ना सेठ हैं, यूँ कहें गुजराती जो भी व्यापारी हैं, उन्होंने पूरी अपनी पूंजी, पूरी क्रेडिबिलिटी वो नरेंद्र मोदी के पीछे लगा दी है। उनको पता है अगर नरेंद्र यहाँ हारते हैं तो नरेंद्र मोदी की हार पक्की है। नरेंद्र मोदी की हार पक्की होने का मतलब वहाँ जो गुजराती कार्टेल है, कार्टेल मतलब मैं सभी गुजरातियों को नहीं बोल रहा हूँ, गुजराती बहुत अच्छे होते हैं, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ जो कुछ गुजराती हैं जो ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं और जो धर्म की राजनीति और कब्जे की राजनीति हो रही है, कब्जे की राजनीति हो रही है, वहाँ उनके संपदा की लूटने की राजनीति हो रही है, वहाँ भ्रष्टाचार में कैसे लाभ ले लिया जाए उसकी राजनीति हो रही है, उसका विरोध जो है वहाँ के लोग करते हैं। बहुत सारे पत्रकार की बात करें, वो बोलते हैं गुजराती कार्टेल, गुजराती कार्टेल, गुजराती कार्टेल, गुजराती नेक्सस। उससे गुजराती क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो गुजरातियों को दिएगा, भैया दीजिए, लेकिन ऐसा तो मत दीजिए कि वो राम मंदिर बनाए और राम मंदिर टपकने लगे। वो देश का संसद बनाए 20,000 करोड़ में, उसका खर्च होने वाला 8,000 करोड़ खर्च कर दिया है और वो टपकने लगे।
आप वहाँ राम गमन पथ बना रहे हैं और पथ गमन में इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ जाएं, आप जो है क्या बोलते हैं ब्रिज बना रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं, वो उसमें दरार पड़ जाए। वो ये सब चीजें क्या है कि गुजरातियों को बदनाम कर रही है। लोग यूपी में तो जब ये पूरा हुआ था तो लोग बोलने लगे थे, एक संजय शर्मा जी हैं 4 PM के, वो बोलते हैं बार बार कि माल खाएगा गुजरात का भाई, घंटी बजाएगा यूपी का भाई। मतलब यहाँ के मंदिर में घंटी तुम बजाओ और कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उनको। मतलब एक चिड़पन जो है लोगों में, धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा है कि ये गुजराती जो लोग हैं वो अपने लोगों को देते हैं, इसके बाद उसी का पैसा अपने राजनीति में उपयोग करते हैं और सत्ता को हड़पने की कोशिश करते हैं। ये बात जो है जो यूपी में देखो कम सीटें आई, वो एक चीज़ें गई, ST SC OBC ने आपको नहीं दिया, मराठा में वो महाराष्ट्र में वो चीज़ें हुई हैं। मतलब ये चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 समुदायों के बीच में आपने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चलो आपकी राजनीति है, लेकिन गुजरात 2 प्रांतों के बीच में और 2 प्रांतों के लोगों के बीच में अगर आप वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा हो रहा है तो वो ठीक है, कोई भी प्रांत के लिए अच्छी बात नहीं है ये कि भैया आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आप अपने आप को आर्यवर्ती कहते हैं, तो फिर सवाल यही है कि ऐसा चीज़ें आपको करना चाहिए नहीं जिससे एक प्रांत को ये लगे कि दूसरे प्रांत के लिए आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब ये इसलिए देखिए PM मोदी वहाँ जल्दी जा नहीं रहे। PM मोदी ने 19 सभाएं की थी, कहते हैं 19 सभाएं, कितनी सभाएं की थी लोकसभा में? 19। उसमें से 17 जगह पर उनके कैंडिडेट हारे थे। कितने? 17 जगह पे हारे थे। अब सभा करने से नतीजा उल्टा हुआ। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि इसलिए देखिए PM देखो जो क्या नाम है, अमित शाह भी उतना सभा वहाँ नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है पूरे एक बार घोषित हो जाए तो, लेकिन उनके पास चेहरा वहाँ नहीं है कोई उद्धव ठाकरे के मुताबिक। इसलिए मैंने कहा कि जो CSDS का जो अभी ताज़ा सर्वे आया है वो उससे उनकी नींद जरूर से हराम हो जाएगी। अनिल जी, आज का आखिरी सवाल, बीजेपी और शिंदे ग्रुप में आपस में क्यों उठाती है? देखिए, जब इलेक्शन की रणनीति बन रही थी और जिस तरह से लोकसभा के परिणाम आए, देखिए लोकसभा में सबसे पहले अगर आप अजीत दादा पवार की बात करें तो उनको 4 सीटें दी गई थी 48 में से। 48 में से 4 सीटें दी गई, वो जीते 1, यानी स्ट्राइक रेट हुआ 25 का। ठीक है। उसके बाद 15 सीटें दी गई क्या कहते हैं शिंदे ग्रुप। शिंदे ग्रुप ने जीता 7 सीट, 15 में से 7, मतलब 40-45% का उनका 40-45% का उनका स्ट्राइक रेट रहा। 23 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी लड़ी, उसमें से जीता उसने केवल 9 सीट। 9 सीट का मतलब वो 35 से 36% का स्ट्राइक रेट रहा। मतलब तीनों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका रहा? तो एकनाथ शिंदे का। ठीक है। एकनाथ शिंदे ने भी उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि सर आप सीटें कम लड़िए, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से आपको लेकर यानी भाजपा को लेकर लोगों में नाराजगी है। अगर आप ज़्यादा सीटें लड़ेंगे और ज़्यादा हारेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। अगर मैं लड़ता हूं, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। वो यहां से ब्रीफकेस लेके गए, पूरा ग्रुप PPT करके उन्होंने दिखाया वहां एकनाथ शिंदे ने कि मुझे CM प्रोजेक्ट करिए और देखो ये यहाँ पे मैं लड़ूंगा, ऐसे लड़ूंगा, मराठाओं का मैं बड़ा नेता हूँ, आप मुझे CM पद घोषित करिए, पूरा पैसा मैं खर्च लगाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सब मैं मैनेज करूंगा और आप मुझे ज़्यादा सीटें लड़ने दीजिए, आप मुझसे थोड़ा कम लड़िए। सही बात। अजीत दादा पवार ऐसे भी 25 सीट, मतलब वो 30-35 वाला ही, उनका स्ट्राइक सबसे कम है, वो बोलेंगे नहीं, उनको तो खाली मजबूत पोर्टफोलियो से मतलब है। और मैं हिंदुत्व का चेहरा भी मैं रहूँगा, ठीक है, मराठाओं में भी मैं लोकप्रिय रहूँगा, मैं पैसे ये सब बांटूंगा तो महिलाओं में पुरुषों में भी मैं लोकप्रिय रहूँगा। और अजीत दादा पवार हैं वो सेकुलर वोट यानी मुस्लिम को भी खींचेंगे। आप कट्टर हिंदू और जो योजना है उसको आप देखिए, और इससे मैं जीत सकता हूँ। लेकिन अमित शाह ने उस समय कहा कि भैया नहीं, आपको CM बनाने के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, अब और कुर्बानी हम देंगे नहीं। अब हम और कुर्बानी नहीं देंगे, इसका मतलब साफ था कि सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे। 150-160 सीट हम लड़ेंगे। और अगर मकसद यही था, वो बात समझ गए थे कि अगर इनकी जीतने के लिए 145 को 46 सीट चाहिए। अगर बीजेपी पिछली बार 103 से 105 सीट आई थी, ठीक है, दो अपक्षों ने उनको मदद की थी, तो इतनी सीटें उनको आई थी। अब उनको लगता है कि अगर 30-35 सीट और हम खींच लें तो बाद में हम तो एकनाथ शिंदे के 10 लोग तोड़ लेंगे, अगर वो लोग 30-35 सीट जीतते हैं तो, या अजीत पवार के ही तोड़ लेंगे, किसी के भी 10-12 पक्ष तोड़ लेंगे हम, तो सरकार हम आराम से बना लेंगे। और ये बात
एकनाथ शिंदे को खटक रही है कि मैं सीएम, मैंने पैसे बांटे, खजाना खाली कर दिया, अब पैसा नहीं है। वहां का जब फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि भैया आपने योजनाओं तो घोषणा कर दी, 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हम लाएंगे कहां से, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। इनको लग रहा है भैया जीतो तो ठीक है, तो फिर जाएंगे, भैया पैसा नहीं है, और हारे तो जो सरकार आएगी वो जाने, समझो। लेकिन कुल मिला के बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई। ये भी इस बात को लेकर तैयार है कि भैया बनूंगा तो मैं ही सीएम, चेहरा तो मैं ही रहूंगा, हुक बाय कुक। इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच में अजीत दादा पवार से उतना ज्यादा मेहनत नहीं, हुक बाय कुक उनका ऐसा लगता है कि अगर मैं खत्म हुआ, मेरी सीटें कम हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगा महाराष्ट्र की राजनीति से। उसी तरह आप देखिए अजीत दादा पवार, शरद पवार में दोनों में से जो हारा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर एकनाथ शिंदे का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उद्धव ठाकरे खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर ये बात के चलिए अगर एमवीए जीतता यानी इंडिया गठबंधन जीतता तो समझिए अजीत पवार खत्म, शिंदे खत्म, देवेंद्र फडणवीस खत्म और बीजेपी भी खत्म। आप समझिए 2 एनसीपी लड़ रही है, 2 शिवसेना लड़ रही है, एक बीजेपी लड़ रही है, एक कांग्रेस लड़ रही है। समझो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बावजूद इसके वहां लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है। आप 1,500, 5,000, 7,000 में मत पड़िए, भविष्य देखिए, रोजगारी देखिए। ये जो लोग हैं गुजराती कार्टेल के लोग हैं, आके हमको लूटेंगे, यही सब बात जाके उनको वहां बतानी है। और कितना सक्सेस होते हैं उसी पर डिपेंड जो है वो परिणाम जो 23 तारीख को आने वाले हैं वो होगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल बटन दबाइए। नमस्कार।